भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। शिक्षा मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। इलाज मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे बिजली मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। अरे पानी मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। अरे रोजगार दिलाएगी आम आदमी पार्टी। किसानों को हक दिलाएगी आम आदमी पार्टी। अरे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। गांधी लोहिया जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे। गांधी लोहिया जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे। गांधी लोहिया जय प्रकाश, अमर रहे, अमर रहे। अरे बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब थोड़ा ऊर्जा आई, अब बातचीत शुरू की जाए। साथियों और दोस्तों, मेरा जो विषय है वो सेवा और संघर्ष का है। ये दो ऐसे हथियार हैं जिनके माध्यम से पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और ये भी मैं मानता हूं कि यहां तक का जो सफर आपने तय किया है, इसके पीछे भी सेवा और संघर्ष है। अगर केजरीवाल जी के अंदर जज्बा नहीं होता, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में जज्बा नहीं होता, अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जज्बा नहीं होता, और उससे पहले भी जब ये पार्टी नहीं बनी थी तो अन्ना आंदोलन के कार्यकर्ताओं में जज्बा नहीं होता, तो इतना बड़ा सफर आप तय नहीं कर सकते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में आपने केजरीवाल स्थापित करने का। हमें याद करना होगा मेरे साथियों कि हम लोग आए क्यों। शायद हम भूल जाते हैं कई बार। अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से लेके निकले थे, टोपी पहना के, उस पर लिखा रहता था अन्ना आंदोलन, हाथ में तिरंगा होता था, नारे लगाते थे भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाना है, लोकपाल बनाना है। और क्या कहा था हमने, कानून बना दो, उसके बाद हम अपने घर पे बैठ गए। एक ऐसा कानून बनाओ इस देश के अंदर कि प्रधानमंत्री हो या संतरी, अगर कहीं कोई भी भ्रष्टाचार करता है उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो बाहर नहीं रहता। लेकिन क्या कहा सत्ता के दलों, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये मजाक नहीं है कि सड़क पे आंदोलन करोगे तो कानून बन जाएगा। ये मजाक नहीं है कि आपने सड़क पे खड़े होकर कोई बात कह दी तो उससे देश के अंदर कानून बन जाएगा। अगर कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, लोकसभा में आओ, राजनीति करो, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, और अगर जनता तुमको चुनाव जिता दे तो कानून बनाओ। हम कानून नहीं बनाए। तब मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, आम आदमी पार्टी बनाएंगे। टोपी पहन के निकले हम लोग। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी 45 डिग्री टेम्परेचर में मोहल्ला प्रभारी बनाने के लिए जाते। आपको पता है मोहल्ला प्रभारी क्या होता है? एक बूथ पर 300 घर होते हैं। उन 300 घरों को 30-30 घरों में विभाजित किया गया और एक बूथ पर 10 पदाधिकारी बनाए गए, 10 मोहल्ले बनाए गए और उस 30 घर का जो इंचार्ज होता था
वो मोहल्ले का प्रभारी होता था और हमने वो मोहल्ले प्रभारी के बोर्ड अरविंद केजरीवाल के माध्यम से लगवाए हैं। मेहनत तो यहां से की है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने साथी से पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त पैसा था हमारे पास? नहीं था। क्या उस वक्त तक कांग्रेस से लड़ने का पैसा था? नहीं था। बीजेपी से लड़ने का पैसा था? नहीं था। क्या आपके पास कोई धनाढ्य व्यक्ति था जो कह रहा था कि चुनाव लड़ो, पूरा खर्चा निभाओ? नहीं था। क्या उस वक्त ये उम्मीद थी कि हमारा कोई विधायक भी जीत जाएगा? उम्मीद थी क्या? मुझे याद है जब केजरीवाल जी ने फैसला लिया कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा, तो सबसे पहले मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा कि ये फैसला आप मत कीजिए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आप चुनाव हार जाएंगे। वो 3 बार के मुख्यमंत्री और बहुत सारे शुभचिंतकों ने उनसे कहा आप चुनाव हार जाएंगे। तो केजरीवाल जी ने कहा, किसी एक आदमी ने उनसे ये भी कहा कि आपका कैरियर शुरू होने से पहले आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं IRS था, अपने कैरियर को लात मार के राजनीति में आओ या कैरियर बनाने के लिए। मैं चुनाव हार जाऊंगा लेकिन पार्टी चुनाव जीत जाएगी। मेरे दोस्तों, वहां से ये पार्टी निकली है। और मैं केजरीवाल साहब की चुनाव की काउंटिंग कराने गया। कि खतरा यह था कि 15 साल की मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, 2013 का चुनाव था, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो मैं उनका काउंटिंग एजेंट बन के गया और गोपाल मोहन हमारे इलेक्शन एजेंट थे। उन्होंने कहा तुम इलेक्शन के इंचार्ज हो, ये काम क्यों करोगे, कोई और कर लेगा? हमने कहा नहीं, मैं आपका काउंटिंग एजेंट बन गया। और बक्से के बक्से खुल रहे थे, बक्से के बक्से खुल रहे थे। और आपको जान के हैरानी होगी, उस चुनाव में 3 बूथ को छोड़ के सारे बूथों पे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे। ये है आम आदमी की ताकत। जब हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाते थे मंत्रियों के घर में, क्योंकि उसी क्षेत्र में मंत्री के घर, उसी क्षेत्र में सांसद के घर, उसी क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों के घर, कार्यकर्ता जाके कहता था भैया मंत्री जी को बुला दो, उनके परिवार को बुला दो, हमें तो वोट मांगना है। अरे वो बड़े बिल्डिंग वाले साहब को बुला दो। कहते थे साहब आएंगे नहीं, उनका चपरासी निकल के आता था, उनके साथ में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड निकल के आता था। हमारे कार्यकर्ता की जेब में धीरे से 50 रुपए रखता था और कहता था इस यज्ञ में हमारा भी योगदान लेके जाओ, साहब वोट देना दे, हमारा पूरा परिवार है। और 20 करोड़ चंदे का लक्ष्य हमने रखा था उस चुनाव। भारत की पहली पार्टी है हिंदुस्तान की आजादी के बाद, 20 करोड़ के चंदे का लक्ष्य पूरा हुआ। हमने कहा 70 के 70 कैंडिडेट लड़ाने का चंदा पूरा हो गया है, अब चंदा बंद, हमें चंदा नहीं चाहिए। इसलिए अब 13 साल के बाद जहां हम बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से निराशा के जो कारण है उसका मूल्यांकन कीजिए, कहां चूक रह गए उसका मूल्यांकन कीजिए, आपके मन में किस बात की उदासी है उसकी चर्चा जरूर कीजिए। लेकिन इन 13 वर्षों में आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धि है उसकी भी चर्चा कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार दिल्ली में जनता ने आपकी सरकार बना के आपको दिया। एक चुनाव में 22 सीटें और दूसरे चुनाव में 92 सीटें देके पंजाब में आपकी सरकार बनी। गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें दी, 6.5% वोट दिया। जिस गुजरात में कहते हैं बीजेपी का सूरज नहीं डूबता, कितना दबदबा रहता है मोदी जी का वहां। कितना प्रतिशत वोट मिला था पिछले चुनाव में? 14%। मोदी के किले में भेद
करने का काम आपने किया, 5 सीटें लेके आए, 14% वोट लेके आए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 12 वर्षों में हासिल करने वाली हिंदुस्तान की पहली पार्टी है। इसलिए निराशा के कोई कारण आपके पास नहीं है। पैसे नहीं है, इस बात की निराशा हो सकती है। तो जब हमने शुरुआत की थी तब कहां पैसे थे? जन समर्थन नहीं है, इस बात की निराशा हो सकती है। तो जब हमने शुरुआत की थी तो जन समर्थन कहां था? अभी विशेष रवि जी बता रहे थे 4 लोगों के साथ प्रचार करते थे। कई बार थाने वाले नहीं सुनते, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते, तो आप तो अपना रोना रो ले रहे हो। और हमने तो एक दिन में 23 मुकदमे लिखवाए अपने ऊपर, इसलिए चिंता मत करना इस बात। ये एसडीएफ वाली टिप्पणी हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने की थी और बाबा ने 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ लिखवाए, एक दिन में 23। मेरा अरेस्ट वारंट निकला, हाई कोर्ट गया, वहां से जमानत नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर मुझे स्टे मिला। तो लड़ना पड़ता है साथ, पहचान बनानी है, संगठन खड़ा करना है, इस टोपी के, इस आम आदमी पार्टी के महत्व को लोगों को बताना है और चुनाव जीतना है, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। बगैर मेहनत के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 28 सीटें आई, फिर 14 में हम लड़ गए, तो कुछ 4 सीटें आई, हर जगह जमानत जब्त हो गई, हमने इस्तीफा दे दिया, निराशा आ गई, चारों तरफ बोले खत्म हो गई आम आदमी पार्टी। हमारा मर्सिया कई बार पढ़ा गया है, खत्म हो गई पार्टी। केजरीवाल जी बनारस से चुनाव हार के आए, तो उनके चौकीदार ने उनसे कहा कि गए थे मोदी से लड़ने, आ गए चुनाव लड़के, हार गए, अब अकल आ गई। फिर 2015 में हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया। हमने भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तिशाली पार्टी को स्कूटर पार्टी बनाने का काम दिल्ली के अंदर किया। यह है आम आदमी की पार्टी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल ठीक कहा अनिल झा जी ने, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का विश्वास जीतने में आप कामयाब हो जाओगे, वोट आपके पक्ष में झारो झार पड़ेंगे, झारो झार। इसलिए ये संघर्ष का वक्त है, उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा संघर्ष का वक्त है। जातियों की राजनीति में जकड़ा उत्तर प्रदेश, धर्म की राजनीति में जकड़ा उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश के लोगों को कैसे खींच के लाए शिक्षा के ऊपर, क्योंकि यहां तो बात नहीं करने को तैयार। कैसे खींच के लाए स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि यहां तो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है, जात पात की राजनीति करना है। कैसे लाए रोजगार के सवाल पे, कैसे लाए महंगाई के सवाल पे। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन उस दिल्ली में जहां पे आपने 3 बार अपना परचम लहराया, वहां भी यूपी बिहार के ही लोग रहते हैं और उन्होंने काम की राजनीति को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में भी काम की राजनीति पे जनता वोट देगी, हमें मेहनत करने की जरूरत है। उस दिन जब परिणाम आया तो हम सब लोग केजरीवाल साहब के पास बैठे हुए थे, बोले अब क्या होगा, तो कहने लगे अब क्या होगा, आगे के काम के बारे में सोचो, टाइम मत बर्बाद करो। हमने क्या कहा, बोले उत्तर प्रदेश में आप मेहनत कीजिए, किसी को कोई जिम्मेदारी, किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी गई, सब अपने अपने मोर्चे पे लगे हैं, चारों तरफ से काम शुरू हो गया संगठन। कोई गुजरात में, कोई पंजाब में, कोई गोवा में, कोई उत्तर प्रदेश में, बाकी दूसरे राज्यों में बैठा नहीं कोई। और राजनीति में एक चीज सबसे बुरी होती है, याद रखना, अगर आप चर्चा से गायब हो गए,
चर्चा से गायब हो गए। नेताजी कहते थे मुलायम सिंह जी, चर्चा पर्चा पर्चा, राजनीति के ये तीन बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर आप चर्चा से गायब हो गए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं। और चर्चा से गायब होने में कितना टाइम लगता है, मेरी तरफ से आजमा के देख लेना। 1 महीने घर बैठ जाओ, कोई अखबार में तुम्हारा नाम नहीं आए, कई कार्यकर्ताओं के बीच में न जाओ, कोई मीटिंग न करो, कोई सभा न करो, वैसे ही धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाए। वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, किसी प्रदर्शन में जाओ, अखबार में खबरें आ जाए, घर परिवार रिश्तेदार सारे लोग कहते हैं हाँ बिटवा हमारा राजनीति कर रहा है, लोग जानते तो है। एक बात मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, ये टोपी जो आपके सर पे है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ईमानदार टोपी अगर किसी पार्टी की टोपी है तो वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सीधा ठोक के बात करता है। भारतीय जनता पार्टी बात करेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी पे, उसको जवाब देना पड़ेगा छगन भुजबल पे, उसको जवाब देना पड़ेगा अजीत पवार पे, उसको जवाब देना पड़ेगा नारायण राणे पे, उसको जवाब देना पड़ेगा मुकुल राय पे, उसको जवाब देना पड़ेगा हेमंत बिश्व शर्मा पे। लेकिन आम आदमी पार्टी जब बात करेगी तो उसका कार्यकर्ता सीना ठोक के कह सकता है हमने अच्छे स्कूल बनवाए, हमने अच्छे अस्पताल बनवाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, चलो हमारे साथ, हाथ पकड़ के तुमको लेके चलते हैं, आओ दिखाते हैं दिल्ली का सरकारी स्कूल जहां बच्चों के लिए हमने स्विमिंग पूल का निर्माण करा, जहां हमने विश्व स्तरीय शिक्षा का इंतजाम किया, जहां हमने हॉकी के वर्ल्ड क्लास ग्राउंड बनाए। और चलते हैं दिखाते हैं तुम्हें दिल्ली के सरकारी स्कूल, वहां के सरकारी अस्पताल दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ हम सब लोग चलते हैं। ये बात अगर कोई कह सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे राजनीति हिंदुस्तान में कोई दल कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। और आप मुझे बताइए, आज किसी भी दल की आप राजनीति करेंगे, कोई विधायक सांसद बन गया अलग बात है, बाकी जो कार्यकर्ता है हर दल में उनकी क्या स्थिति है जाके कभी उनसे पूछना तो समझ में आएगा। सबसे पारिवारिक तरीके से अगर कोई दल अपना काम कर रहा है तो वो दल है आम आदमी पार्टी, जहां हम परिवार की भावना से पार्टी के अंदर काम करते हैं और इसी परिवार की भावना के तहत हमको इस पार्टी का विस्तार करना है। एक दूसरे से टांग खींचने वाली राजनीति नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जनक प्रसाद जी कि आगे धक्का दोगे तो फिर खुद भी आगे जाओ और टांग पीछे खींचोगे तो खुद भी पीछे हो जाओ। बात समझ गए नहीं? एक दूसरे को बढ़ाने के बारे में सोचो, खुद भी आगे बढ़ो। और मैं तो इस बात को मानता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई का संजय सिंह का कोई किसी की हिम्मत नहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हमने देखा 13 साल के सफर में बहुत सारे नेता निकल गए, बहुत सारे नेता निकल गए, उनकी टांग खींचने के भी प्रयास किए गए लेकिन कोई रोक नहीं पाया। आपको करना क्या है? सेवा और संघर्ष। इसको कैसे करेंगे आप? हमारे साथी अनिल झा जी ने अम्बेडकरवाद का जिक्र किया, वो क्या है? अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी? शिक्षा। शिक्षा क्या कहा बाबा साहब ने? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उस शिक्षा के ऊपर कोई पार्टी काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है। शिक्षा की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में? बाबा जी के राज, बाबा जी कहते हैं शिक्षा क्या होती है? इससे क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान करिए, किसी भाजपाई से पूछो भैया शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में कैसे सुधरेगा, बोलेगा ये क्या है? ये शिक्षा किस चिड़िया का नाम है? बोलो भैया तुम्हारी सरकार में टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, बोले ये क्या हो रहा है?
बिल्डिंगें टूटी हुई है, इससे हमारा क्या लेना देना? नमक रोटी खा रहे हैं बच्चे, नमक रोटी खाने की खबर आई कि नहीं आई ना? नमक रोटी खा रहे हैं तुम्हारे बच्चे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, मिड डे मील में। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके बच्चे शिक्षा विहीन रहे, उनको टूटे स्कूलों में पढ़ना पड़े, उनको टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना पड़े, वो नमक रोटी खाने को मजबूर हो, लेकिन अडानी को पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया जाए। इस पार्टी का नाम है बीजेपी। इसलिए सवाल आपको ये करना पड़ेगा, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? हमारे बच्चों के लिए या अडानी के लिए? हमारे बच्चों के लिए या अपने दोस्तों के लिए? तो बात शायद सीधे तौर पे समझ में। कभी नून भात खाने को देते हो, कभी नून रोटी खाने को देते हो। क्या आंकड़ा है? 11 लाख बच्चों ने 5वीं तक की शिक्षा छोड़ी। उत्तर प्रदेश में अकेले 8 लाख बच्चों ने 5वीं तक सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं यूपी के अंदर, और बाबा जी कह रहे हैं हम बहुत ही सशक्त उत्तर प्रदेश बना है। मोदी जी कह रहे हैं हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। उनको आपके बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना। अस्पताल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत आप देखिए। मरीज के बेड पे कुत्ते बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को आप जाएंगे, बीमार का इलाज कराने जाएंगे, टीबी का इलाज कराने जाएंगे टीबी अस्पताल में, तो अस्पताल को देख के लगेगा इस अस्पताल को टीबी हो गया। हो गया नहीं हो गया? इस पर कोई पार्टी बात ही नहीं करती, कोई नेता उसको मुद्दा ही नहीं बनाना चाहता। तो जब बाबा साहब की बात आप करोगे तो शिक्षा के अधिकार की बात करोगे, स्वास्थ्य के अधिकार की बात करोगे, बराबरी की बात करोगे। आज असमानता की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? एक सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में, क्योंकि वो दलित समाज से आता, सामंती सोच के लोगों ने उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। बोले शादी नहीं करने देंगे तुमको घोड़ी पे बैठ के। सहारनपुर की घटना हुई, बहराइच की घटना हुई। एक दलित को आजादी के 78 साल के बाद घोड़ी पे बैठ के शादी करने की इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे समाज के लिए कोई नहीं। गुजरात से खबर मैंने पढ़ी, एक बच्चे ने गेंद छू लिया, उसका अंगूठा काट लिया, क्योंकि बच्चा दलित था। आजादी के 78 साल के बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का राज था, बीजेपी का सांसद था, गांव में उद्घाटन करने के लिए चला गया, गांव वालों ने उसको घुसने नहीं दिया। बोला दलित इस गांव में घुस के उद्घाटन नहीं कर सकता। इस पीड़ा को बताएगा कौन? इस पीड़ा को बताने का जिम्मा, इस पीड़ा को बताने का दायित्व, इस पीड़ा को बताने की जिम्मेदारी गांव-गांव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। यह है अम्बेडकरवाद जिसकी चर्चा है। गैर बराबरी को मिटाना, शिक्षा की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, समानता की बात करनी है, बराबरी की बात करनी है। कहते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू का टेंडर निकला था क्या? कोई ठेका निकला था क्या? बीजेपी वालों को L1 अलॉट हुआ है क्या? क्या बोलते हैं अनिल भाई? L1 तो हिंदू धर्म का L1 अलॉट हुआ है क्या बीजेपी को? क्या कहते हैं? हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, टेंडर हमको मिला। और रेलवे स्टेशन पे जाओ ना, साइकिल का ठेका लिए रहते हैं सब, पकड़ पकड़ के कहे भाई हम साइकिल खड़ी कर लेंगे कहीं दूर हो, कहते हैं हमें पैसा देके जाओ, साइकिल स्टैंड हमारा। तो हिंदू धर्म के ठेकेदार ये बने। प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाले लोग
हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते, तुम मानो तो मानो नहीं। बीफ वाली कंपनी से चंदा लिया भाजपाइयों ने, लिया कि नहीं लिया बताओ? ये इनका हिंदू धर्म है। भारत आज बीफ का निर्यात करने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का देश हो गया। कंपटीशन चल रहा है, पहले पे भी हो सकता है। तो मोदी जी के राज में ये हुआ पिछले 11 साल के अंदर। कहते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, चलो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक सवाल पूछता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होगी तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे हिंदू के होंगे कि मुसलमान के? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होगी तो उससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होने वाले हिंदू होंगे कि मुसलमान? हिंदू होंगे कि मुसलमान? अगर महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी तो उस महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुओं पे पड़ेगी कि मुसलमानों पे? हिंदुओं पे पड़ेगी कि मुसलमानों पे? अगर अपराध की घटना ज्यादा होगी, बलात्कार, हत्या, गुंडागर्दी, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदुओं पे पड़ेगा कि मुसलमानों पे? हिंदुओं पे पड़ेगा कि मुसलमानों पे? अगर किसान अपने फसल की दाम नहीं पा रहा है, अगर उसको खाद की बोरी नहीं मिल रही है, अगर उसको एक खाद की बोरी के लिए लाठियां खानी पड़ती है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदुओं पे पड़ेगा कि मुसलमानों पे? तो हमारी जेब काट में हमारे नाम पे वोट मिलेगा। यानी महंगाई की मार हम झेले, शिक्षा की बदहाली हम झेले, इलाज की बदहाली हम झेले, किसानी की मार हम झेले, और हमारे भला कर रहे, कह रहे हिंदुओं को भला कर रहे। अगर बेरोजगार नौजवानों की फौज खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू होंगे कि मुसलमान? दिलीप बैठे हुए पीछे, जब टैक्स लगा दिया उसमें तुम लोग मारे जा रहे हो कि मुसलमान मारा जा रहा है? गब्बर सिंह टैक्स जिसका जिक्र कर रहे थे रमेश जी, जीएसटी, वो टैक्स बढ़ता है तो सबसे ज्यादा मार हिंदुओं को पड़ रही कि मुसलमानों को? लेकिन अपना दर्द कहें किससे? हिंदू हिंदू के नाम पे जिताया है तो बोले कैसे? तो इसलिए ये बात जाके लोगों को समझाओ कि तुम्हारी जेब काट रहे हैं, तुम्हारे ही बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई शिक्षा मुफ्त में दे सकती है पार्टी, अगर कोई तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एक पार्टी है जिसका नाम है अच्छा बताओ, कौन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता? ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनसे पूछो इनके जिंदगी का क्या लक्ष्य है, इनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। यहाँ जो पुरुष बैठे हुए हैं इनसे पूछे इनके जिंदगी का क्या लक्ष्य है, इनका बच्चा अच्छे से पढ़ के तैयार हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे बिजली कटती है, गांव में किसानों को बिजली नसीब नहीं हो रही है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती, नहरों में पानी नहीं है, खाद की बोरी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, गन्ने का दाम बढ़ाते नहीं, धान का दाम देते नहीं, गेहूं का दाम देते नहीं, कहते आमदनी 2 गुना करेंगे। कहते भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, खुश हो जाओ, लड्डू बांटो लड्डू बांटो लड्डू बांटो, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था। टीवी चैनल वाले चिल्लाने लगे, कहने लगे लड्डू बांटो। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा भाई 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाओ या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाओ, हर आदमी के हिस्से में कितना पैसा है?
यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? तो पता चला प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 140वें नंबर पे हैं। कितने नंबर पे? मेरा एक वीडियो है, उसमें देख लेना सब लोग। जापान की आमदनी कितनी है, अमेरिका की आमदनी कितनी है, मैंने पूरा बोला। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देख लेना, उसको पहुंचाओ सब। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 140वें नंबर पे हैं। अरबपति देश में बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ गरीब भी बढ़ रहे हैं। एक ही आदमी के पास, आपके बच्चे तो सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन एक ही दोस्त है प्रधानमंत्री का। क्या नाम है उसका? हवाई जहाज किसके पास? एयरपोर्ट किसके पास? कोयला किसके पास? गैस किसके पास? बिजली किसके पास? पोर्ट किसके पास? आकाश से लेकर पाताल तक किसके पास? प्रधानमंत्री किसके पास? उसका मंत्रिमंडल किसके पास? कुछ बचा है? कुछ बचा है? 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से होता हुआ अडानी के पोर्ट पे आया था। कितने का? वो पैसा कहां लगा? आतंकवाद में लगा। कोई पूछताछ हुई? मुझे तो बिना किसी अपराध के 6 महीने जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, सिसोदिया सतेज जैन को जेल में डाल दिया। 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स उसके पोर्ट से पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है सारा माल मोदी जी और उनके दोस्तों के पास। आपके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा, खुश मत हो। आप तो 140वें नंबर पे पहुंच गए। भारत कर्जे के मामले में कहां है पता है आपको? 2014 में भारत के ऊपर कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा था? फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने दिन रात मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, 18 घंटे मेहनत किया, 24 घंटे मेहनत किया। उन्होंने कहा हम भारत को पिछड़ने नहीं देंगे, कर्जे के मामले में हम भारत का विकास करेंगे। अरे 55 लाख करोड़ क्या है, हम इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। भारत पर कर्जा हो गया 200 लाख करोड़ रुपए। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया। अकेले हमारे विश्व गुरु महानतम नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जो अवतार है भगवान के, उन्होंने 150 लाख करोड़ रुपए अकेले कर्जा ले लिया। ये विकास कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं आप खुश हो जाइए, नाचते रहिए, लड्डू बांटिए, जय जयकार कीजिए, मोदी मोदी चिल्लाते रहिए। बताओ ये संघर्ष करने का मुद्दा है कि नहीं है? ये विषमता जो समाज में है, ये मुद्दा है कि नहीं? आपको शिक्षा नहीं, आपको रोजगार नहीं, आपको इलाज नहीं, आपको बिजली नहीं, आपको पानी नहीं, आपको किसानी नहीं, आपको खाद नहीं, आपको फसल का दाम नहीं, और सब कुछ चंद अपने दोस्तों। तो ये हिंदू मुस्लिम के फार्मूला, अब हिंदू मुस्लिम के फार्मूले से आपका भला होने वाला, हिंदू मुस्लिम का राजनीति से आपका भला होने वाला। सुरेंद्र जी कहीं जाना है? नहीं निकल रहा हो तो खत्म करें जल्दी। तो मोटे मोटे तौर पे कुछ मुद्दों को आपको लेके आगे संघर्ष करना होगा, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। इन सारे सवालों के ऊपर आपको संघर्ष की रणनीति बनानी होगी, नंबर 1। और दूसरा, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी पड़ेगी। महीने में मैं आपसे ज्यादा लंबा समय नहीं मांग रहा, सिर्फ 3 घंटे का समय, सिर्फ 3 घंटे का। हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, जेल वोट और फावड़ा राजनीति का सिद्धांत है।
जेल संघर्ष का प्रतीक, फावड़ा रचनात्मकता का प्रतीक, वोट परिवर्तन का प्रतीक। जेल, वोट और फावड़ा। तो जेल जाना इतना आसान नहीं, घबराना मत। लेकिन जिस दिन जेल को प्रतीक मान के संघर्ष करने के लिए रास्ते पर उतर जाओगे, सेवा के लिए फावड़ा लेके श्रमदान करने और सफाई कार्यक्रम चलाने के लिए उतर जाओगे, तो वोट की राजनीति में जो परिवर्तन होगा वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। मैं ये कह रहा हूं। सेवा का कार्यक्रम और संघर्ष का कार्यक्रम, महीने में मैं सिर्फ 2 कार्यक्रम आपको दे रहा हूं। और तीसरा, पहले रविवार को एक जिले की बैठक होना आवश्यक है, जिसमें सारे विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक की कमेटी है तो ब्लॉक के अध्यक्ष, आपके जितने फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, वो अपनी रिपोर्ट जिला अध्यक्ष के सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया संगठन का विस्तार करने के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पहले रविवार को जिला कमेटी की बैठक और दूसरे तीसरे रविवार में 2 कार्यक्रम मैं दे दूंगा, एक संघर्ष का और एक सेवा। अच्छा लगा ना आपको? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सफाई की आप लोग, कितनी बुरी हालत में थे, जंगल बन गए थे, कूड़ा करकट भर गया था। जब आप ऐसे सेवा के काम करते हैं तो मन का विकार भी नहीं करता है, अहंकार भी नहीं करता है, छोटे बड़े की जो भावना है वो भी कम होती है। हम भी झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं, आप भी सफाई कर रहे हैं, तो प्रभारी भी सफाई कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी सफाई कर रहे हैं, सांसद भी सफाई कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी मत किया करो, मेरी तरह सफाई किया करो। मेरे साथ श्रमदान कितने लोगों ने किया? किसी ने किया है? अच्छा, उधर 3-4 लोगों ने किया। थक जाते हैं लोग। ऐसा ऐसा कूड़ा मैं खुद उठाता हूँ कि इनको उठाने के लिए मजबूर कर देता हूँ। आओ, लखनऊ की गोमती नदी की सफाई कराया था मैंने एक बार, हिंडन की सफाई की। हाँ, ये लोग सोच रहे थे जलकुंभी ऊपर से निकाल लेंगे, मैं अंदर घुस गया तो फिर सब फिर आया। बोले भैया पानी वाला सांप काट लेगा, हमने कहा कुछ नहीं होता। तो जब आप सेवा का काम करते हैं उससे मन का सेटिस्फेक्शन होता है, अंदर से एक संतुष्टि मिलती है। सेवा का काम जरूर कीजिए, संघर्ष का काम जरूर कीजिए, जहां बैठिए पार्टी की चर्चा कीजिए, आपकी पार्टी किस तरह से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है, फायदे ला सकती है, वो बताने का काम कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी जरूरी क्यों है, ये बताने का काम कीजिए। और आप भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम नकली हिंदू नहीं है, हम असली वाले हिंदू हैं। हम हिंदू धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं कराते, हम प्यार और मोहब्बत की बात। हमारे लिए हिंदू धर्म है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे लिए हिंदू धर्म है, जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की कल्पना करने वाले हिंदू हैं। हम रामचरितमानस की चौपाई सब नर कर ही परस्पर प्रीति, इस सिद्धांत को मानने वाले हिंदू हैं। हम दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, इस रास्ते पर चलने वाले हिंदू हैं। हम भारतीय झगड़ा पार्टी वाले। कौन है भारतीय झगड़ा पार्टी? कौन है? और दूसरा नाम उसका क्या है? भारतीय झूठा। झूठ और झगड़ा दो ही सिद्धांत है बीजेपी वाले। अभी हमारे मोदी जी शुरू कर दिया, ऐसा झूठ बोला जिसको किसी ने सुने नहीं था। बोले हमारे नस्वा के अंदर गर्म सिंदूर है। आदमी बौखला गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया कि भैया खूने बंद हो गया। अगर नशे में अगर खूने दौड़ना बंद हो गया तो कुछ भी घटना हो सकती है प्रधानमंत्री की। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं, आपके शरीर में खून दौड़ना, खून ही दौड़ने दीजिए। एक गर्म सिंदूर, तो सिंदूर में जो
मटेरियल मिला रहता है वो खतरनाक है आपके लिए। गरम सिंदूर पहना, कुछ भी बोले, राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई थी, मैं भी गया था उसमें। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहाँ है? कहने लगे वो चुनाव की रैली में गए हैं बिहार। हमने कहा पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई, 200 किलोमीटर आतंकवादी घुस कैसे आए? पुलिस सुरक्षा पहले रहती थी, लेकिन ये लोग अपने आप वहां पे चले गए घूमने। बाद में मैंने पता चला सालों से वो जगह खुली रहती थी, कभी कोई रोक टोक नहीं थी। पहले सुरक्षा के इंतजाम थे, उस दिन सुरक्षा नहीं। झूठी जानकारियां दी गई सरकार के द्वारा। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, बर्बाद किया आतंकी ठिकाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 21 आतंकी ठिकाने हैं वहां। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी। इतने में पता चला मोदी जी के भैया ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दी। भाजपाइयों के चच्चा, पप्पा मैं नहीं बोलूंगा, चच्चा बोलूंगा। भाजपाइयों के चच्चा ने, ट्रंप ने पहले ही ट्वीट कर दिया, बोले सीज फायर। इनसे पूछा, बोले हाँ सीज फायर। क्या ये भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं? 144 करोड़ लोगों का भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ऐसा भारत जिस भारत को कहा जाता है कि हम आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ऐसे भारत का फैसला ट्रंप अमेरिका में बैठ के ले रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कोई नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है, पीओके वापस लो और पीओके का छोड़ा मौका, मोदी तेरा देश को धोखा। इसके बारे में भी बात करते हैं। डरना मत बात करते सब। अब तो सिंदूर के सौदागर बनी गए। फोटो देखा मोदी जी? अब तो घबरा ही गए कि सेना अध्यक्ष कब से बन गए मोदी। तगड़ी वर्दी उर्दी पहन के, चश्मा लगा के, हाथ में टोपा लेके, हेलमेट लेके। हमने पूछा भैया ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, सेना अध्यक्ष हो, क्या हुआ? आपकी फोटो लग रही है पूरे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी राजा बाबू है देश की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी आपका वोट हासिल करने के लिए किसी भी तरह के घटिया राजनीति का इस्तेमाल कर सकती है। मुझे अफसोस है, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को चर्चा करनी है। तो अंत में अपनी बात को इसी बात से समाप्त कर रहा हूं कि हमारे 3 कार्यक्रम नियमित रूप से हो और सारे प्रकोष्ठ उसमें अपनी भागीदारी करें। जिले में जब भी कार्यक्रम हो, प्रदर्शन का 100 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। सेवा का, श्रमदान का, सफाई का 100 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए। अखबारों में उसकी खबरें दीजिए, स्थानीय जो मुद्दे हो उसको वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा जोर शोर से कीजिए। और पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यकर्ता सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन किया। इसके लिए पूरी फिरोजाबाद की टीम को और पूरी ब्रज प्रांत की टीम को और विशेष तौर से ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर हितेश चौधरी जी को, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।